हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश चमलगाय और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल बाला नेत्र द हिडन आई पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिबेट था और इसको लेके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आखिर क्या कहता है उसके ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो के एंड तक रहोगे और अपने ख्यालात का इजहार जरूर करना कॉमेंट सेक्शन। द वर्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका जेनेसिस हम यूरोप में देखते हैं, क्योंकि यूरोप ने 30 साल देखे थे धर्म आधारित युद्ध के। उनके वहां धर्म कई बार इतना ताकतवर होता था कि वो स्टेट के कानूनों को ही साइडलाइन कर सकता था। मैं उस समय के चर्च की बात कर रहा हूं। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते। दो तलवार से मेरा मतलब है स्टेट एंड रिलीजन। उन्होंने कहा कि चाहे सिविल मामले हो या क्रिमिनल मामले, दोनों में अगर कानूनी ताकत सरकार के पास रहेगी तभी स्टेबिलिटी आ पाएगी। और धर्म के बारे में उन्होंने कहा कि देखो, लोगों को अधिकार है अपने कॉन्साइंस के हिसाब से अपने धर्म का फॉलो कर सकते हैं। अब मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 की बात करूं तो यहां भी फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस की बात की गई है, यानी आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर अपना धर्म चुन सकते हो, चाहे आप किसी भी धर्म में पैदा हुए हो। लेकिन यहाँ इसके बाद आगे जो 3 वर्ड जोड़े गए हैं वो हम जनरली यूरोपियन कंट्रीज में फॉलो होते हुए नहीं देखते। फॉलो नहीं होते का मेरा मतलब है, यहां जैसे फंडामेंटल नेचर का स्टेटस दिया गया है, उनके वहां ऐसा नहीं है। तो ये 3 वर्ड क्या है? प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट। प्रोफेस यानी आप अपने धर्म को डिक्लेयर कर सकते हो। प्रैक्टिस यानी आप अपने धर्म से जुड़े हुए रिचुअल्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस का फॉलो कर सकते हो। और प्रोपोगेट, आप अपने धार्मिक ज्ञान का दूसरों से वास्ता भी करा सकते हो। तो हमारे यहाँ फंडामेंटल नेचर दिया गया है, तो इसको फंडामेंटल राइट्स पे रखा गया। तो आप में से कई सारे लोग शायद सोच रहे होंगे कि ये तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के आइडिया के ही बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो वर्ड सिविल है वो डिफाइन करता है मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस जैसे मुद्दों को, यानी एक ऐसा कानून जो इन सभी सिविल मामलों पर एक समान कानूनी ढांचा स्थापित करता हो। धर्म मायने नहीं रखता, आपका धर्म कुछ भी हो, कानून सबके लिए समान होगा, एक समान होंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि जब यूरोप में यह फॉलो हो रहा था और ब्रिटिशर्स भारत में थे, तो ब्रिटिशर्स ने इसको भारत में लेके क्यों नहीं आए? तो आपको बता दूं कि ब्रिटिशर्स ने 1830s में ही इसको लेके कमीशन का गठन किया था, पर उनका कहना था कि भारत का इतिहास अलग है। भारत में राजनीति और धर्म साथ साथ चले, यहां हम राजनीति और धर्म के बीच कोई टसल नहीं देखते। यहाँ लोग धर्म को लेके काफी सेंसिटिव है, क्योंकि पैदा होते ही धार्मिक कुछ न कुछ अनुष्ठान होता है। लाइफ के डिफरेंट स्टेज में धर्म से ही जुड़े हुए हैं, अलग अलग डेली बेसिस पर धर्म से लोगों का वास्ता है, शादी से लेके अंत्येष्टि तक, यानी अंत में भी धर्म। मुझे देखिए, मैंने अपने बाल कटवा दिए क्योंकि 2 दिन पहले हमारे घर में कुछ कास्टम था तो करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि धर्म से लोग ज्यादा कनेक्टेड है हमारे यहाँ। तो ऐसे में ब्रिटिशर्स इस कानून को यहाँ लेके नहीं आना चाहते थे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लोगों को नाराज करना नहीं चाहते थे। उनको लगा कहीं लोग नाराज ना हो जाए। तो ऐसे में उनको भी पता है कि अगर जनता को नाराज करोगे तो फिर शासन करना मुश्किल ही नहीं, काफी मुश्किल होगा। इसी वजह से ये कहा गया कि जो सिविल मुद्दे हैं, मैरिज, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन जैसे मुद्दे, तो उन पर अलग अलग धर्म के हिसाब से जो अलग अलग कानून है उसी को ही फॉलो किया जाएगा। यानी अब जब कोर्ट में शादी, तलाक, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस जैसे मुद्दे पर, इनहेरिटेंस यानी अगर आपकी पूर्वजों की जो संपत्ति है उसको अगर बांटना है तो वो किस आधार पर बटेगी, तो इसको लेके जो धर्म आधारित जो कोर्ट्स बने हुए थे उसी को आगे रखा जाएगा। तो यही चलता रहा। तो अब आगे जाके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ये डिबेट उठा। अब उनके सामने ये सवाल था कि क्या किया जाए, कि जो ब्रिटिशर्स ने जो कानून बनाए थे सिविल और क्रिमिनल मामलों को लेकर अलग अलग, तो उसी को जारी रखा जाए या फिर यूसीसी को कॉन्स्टिट्यूशन में रखा जाए। इसको लेके चर्चा होती है। तो आइए इस डिबेट को जानते हैं, समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सबसे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के विधानसभा के सदस्य मोहम्मद इस्माइल खान साहब ने एक तर्क दिया कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को लंबे समय से चली आ रही धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये देश में असंतोष पैदा कर सकता है और देश के सद्भाव को बिगाड़ सकता है।
फिर भी पोकर साहिब बहादुर जी ने भी इस्माइल साहब द्वारा आगे बढ़ाए गए संशोधन के पक्ष में बात करते हुए कहा कि अगर ये यानी संविधान सभा अगर धार्मिक अधिकारों और प्रथाओं में हस्तक्षेप करती है तो ये अत्याचारी होगा। फिर और एक इंडियन मुस्लिम लीग के मेंबर नाजिरुद्दीन अहमद जी ने एक सिमिलर पर ज्यादा डिस्क्रिप्टिव प्रस्ताव आगे रखा। अहमद जी ने यह तर्क दिया, यह आर्गुमेंट दिया कि यूसीसी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन अनुच्छेद 19 जो बाद में अनुच्छेद 25 बन गया, उसके तहत धर्म की स्वतंत्रता के साथ टकराव होगा। उन्होंने दावा किया कि यूसीसी राज्य को अनुच्छेद 19 में दी गई गारंटी को तोड़ेगा, यानी धर्म की स्वतंत्रता से खिलवाड़ होगी। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें नया क्या कहा उन्होंने। ये भी तो वही बात कर रहे थे जो पोकर साहिब और इस्माइल साहिब कह रहे थे। तो देखिए, उन्होंने इसके आगे और एक बात पर जोर दिया। उनका कहना था कि पर्सनल लॉज में कोई भी हस्तक्षेप धीरे धीरे होना चाहिए और समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए और संबंधित लोगों की सहमति से किया जाना चाहिए। मोहम्मद अली बेग जी ने ये आर्गुमेंट दिया कि आर्टिकल 35 में जिस यूसीसी की बात की गई है उसमें फैमिली लॉ और इनहेरिटेंस शामिल नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को इसके बारे में संदेह है। तो इसी वजह से इसे एक प्रावधान द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि यूसीसी प्रॉपर्टी ट्रांसफर, कॉन्ट्रैक्ट आदि को कवर करेगा पर पर्सनल लॉ द्वारा रेगुलेटेड मैटर नहीं। पर कांग्रेस लीडर और ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर के मुंशी जी ने इन आर्गुमेंट्स का विरोध किया, क्योंकि उनका कहना था कि राज्य को धार्मिक आचरणों में हस्तक्षेप न करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन कुछ मामलों को धर्मनिरपेक्ष कानून द्वारा शासित किया जाना चाहिए, ना कि धर्म द्वारा। क्योंकि उनके मुताबिक यदि विरासत और उत्तराधिकार जैसे मामलों को व्यक्तिगत धार्मिक कानूनों की छत्रछाया में स्वीकार किया जाता है तो ऐसे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए मौलिक अधिकारों के बावजूद महिलाओं के साथ एक समान व्यवहार नहीं किया जाएगा। तो इसी वजह से पूरे भारत में यूसीसी होना चाहिए। हंसा मेहता और राजकुमारी अमृत कौर जी का भी ये कहना था कि चाहे कोई भी धर्म हो, हर धर्म में महिलाओं को तो सेकेंडरी स्टेटस दिया गया है। तो ऐसे में एक ऐसा कानून आना चाहिए जो जेंडर जस्टिस की बात करे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी का भी ये कहना था कि यूसीसी का उद्देश्य समुदायों के बीच मतभेदों में योगदान देने वाले कारकों को हटाकर एकता और सौहार्द हासिल करना था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भी ये कहना था कि अगर कोई सोशल कस्टम एविल नेचर रखता हो तो उसे धर्म के आड़ में छिपे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को सामाजिक न्याय का जरिया बनना चाहिए। यानी चाहे किसी भी धर्म का कोई भी रिचुअल्स क्यों ना हो, अगर वो समाज में अन्याय लाता है तो उसे वहीं खत्म कर देना चाहिए। पर क्योंकि मुस्लिम लीग के कई सारे लीडर्स का ओवरऑल यही कहना था कि ऐसे कानून माइनॉरिटीज के लिए खतरा है, माइनॉरिटीज के साथ ऐसे कानून अन्याय करेगी, ये इस्लाम के बिलीव्स को चोट पहुंचाएगी, तो इसी वजह से ये डिबेट और तेजी से उठने लगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों का ये क्लेम था, कुछ ऑर्थोडॉक्स हिंदूज भी थे जो भी यूसीसी के खिलाफ थे। उनका भी ये कहना था कि शायद स्टेट को किसी के रिलीजन पर दखल नहीं देना चाहिए। तो इसके बाद फिर बी.आर. अंबेडकर जी ने एक बैलेंस्ड आर्गुमेंट रखा। अंबेडकर जी ने अनुच्छेद की भाषा पर ध्यान केंद्रित करते हुए ये कहा कि द स्टेट शैल एंडेवर, यानी राज्य प्रयास करेगा। यानी कि वो कह रहे थे कि अभी समय अनुकूल नहीं है, पर भविष्य में जब लोग राजनीतिक और सामाजिक रूप से सतर्क होंगे, अवेयर होंगे, तो तब ये कानून लाया जा सकता है। इन क्लोजिंग आर्गुमेंट्स के बाद यूसीसी को डीपीएसपी में रखा गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। भारत के संविधान के पार्ट 4 में जो आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक है, वहां पर जो गाइडलाइंस और जो प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत बताए गए हैं, उन्हीं को डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहा जाता है। तो यूसीसी को डीपीएसपी के आर्टिकल 44 में रखा गया। डीपीएसपी का दूसरा आर्टिकल, आर्टिकल 37 में यह लिखा गया है कि डीपीएसपी में जो प्रोविजंस दिए गए हैं, दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। यानी कि अगर डीपीएसपी में लिखा है यूसीसी, तो आप कोर्ट में जाके नॉक नहीं कर सकते, क्योंकि दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट। लेकिन इसी आर्टिकल में एक और बात लिखी गई है कि फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, यानी सरकार को प्रयास करने होंगे कि जल्दी यूसीसी आए। तो इसको आप
हल्के में नहीं ले सकते। तो कंक्लूजन ये है कि देखिए, ये जो यूसीसी है इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है, सेकुलराइजेशन ऑफ पब्लिक स्फेयर। जो भी पब्लिक स्फेयर होंगे, जैसे प्रॉपर्टी से जुड़े हुए मामले हो, तो ऐसे में वहां पर किसी धर्म या मजहब का रोल नहीं होना चाहिए। इसमें सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए जो सरकार डिसाइड करेगी। हमारा आर्टिकल 31C ये कहता है कि अगर डीपीएसपी में दिए गए किसी लॉ को इम्प्लीमेंट करना हो तो आप कर सकते हो। इसके लिए भले चाहे आपको आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 में दिए गए फंडामेंटल राइट्स को ही वायलेट क्यों ना करना पड़े। तो इससे ये तो पता चलता है कि शायद हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी कहीं ना कहीं चाहती होगी कि भविष्य में कुछ ऐसे कानून आए जो डीपीएसपी में दिए गए हैं। तो एनीवे, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।